एक रात 5 लड़कों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया और जिस लड़के ने सबसे आखिरी में मेरे साथ दुष्कर्म किया उसने मेरे कान में ऐसी बात कही कि मैं खुशी से चीखने लगी, क्योंकि चीखते चीखते मेरे गले में कांटे पड़ चुके थे। लेकिन मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। मेरी हालत बद से बदतर होती चली गई थी। मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम खाओ, इन्हीं शब्दों की तकरार मेरे लबों पर थी। लेकिन मेरे आगे इंसान नहीं बल्कि वहशी दरिंदे थे, जिन पर मेरे शब्दों और मेरे आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो मेरी हर चीख पर हंस रहे थे। ये एक अजीब सी जंगली सुनसान जगह थी। मेरे जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान पड़ गए थे। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो बताने के काबिल नहीं है। मेरे गले में पड़ी जंजीर को इस तरह नोचा गया था कि गर्दन तक जख्मी हो गई थी। मेरे कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और मेरे बाल बिखरे हुए थे। मेरी आंखों से आंसू बहते बहते सूख चुके थे और मेरा दिल चाह रहा था कि बस अब मेरी आत्मा मेरा जिस्म छोड़ जाए। माँ जी के कुछ लम्हे मेरी आंखों के सामने चल रहे थे। मैं दर्द के वो पल झेल रही थी जो कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी इज्जत तो बर्बाद हो ही चुकी थी। अब तो मेरी आत्मा में भी सहने का हौसला बाकी नहीं रह गया था। मगर यहाँ से बचकर निकल भी जाती तो मेरे पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं बची थी। मैं एक ही दिन में 3 दफ़ा दुष्कर्म का निशाना बन चुकी थी और अब जो 5वां लड़का मुझे नोचने के लिए मेरे करीब आ गया था, मैं उसके आगे हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रही थी। मेरे जिस्म में इतनी ताकत भी बाकी नहीं रह गई थी कि मैं उठकर बैठ जाती और अपने बचाव की हिम्मत कर पाती। मगर वो इंसान नहीं, दरिंदे थे जिन्हें एक 17 साल की मासूम लड़की पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था। मेरे करीब आते ही उस आदमी ने मेरे बालों को कसकर पकड़ा और मेरे चेहरे पर इस तरह झुका कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मेरी चीख मेरे हलक में ही दम तोड़ चुकी थी। मैं बुरी तरह तड़प रही थी, लेकिन खुद को आज़ाद नहीं करवा सकी थी। उस वीराने में मुझे बचाने ना कोई आया था और ना ही कोई आ सकता था, क्योंकि ये जगह शहर से बहुत दूर थी। मेरी चूड़ियाँ टूटकर कलाई में जगह जगह चुभ गई थी और हाथों से खून बह रहा था। बाकी 4 लड़कों की तरह इस 5वें लड़के ने भी 1 घंटे तक मेरे साथ वो सब कुछ किया कि जिसे बताते हुए मैं शायद शर्म से जमीन में गड़ जाऊं और सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो 5वां लड़का मुझे अपनी हवस का शिकार बनाकर हटा तो मुझे लगा कि अब ना ही मेरे जिस्म में जान बाकी रह गई और ना ही किसी और के नोचने के लिए जगह। मेरे तन का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं बचा था जहां जख्म ना होता। लेकिन मेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। जमीन के पत्थर मेरी कमर में लगातार चुभ रही थी और मिट्टी मेरे सर में भर चुकी थी। और अब 6वां लड़का मेरे करीब आया। मैं पूरी ताकत से चीख उठी थी कि अब तो मुझ पर रहम खाओ। मुझे किस बात की सजा दे रही हो? मैं अभी तक नहीं जानती थी कि मुझ पर यह जुल्म क्यों हो रहा है। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था, मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि ना ही जीने की कोई उमंग बाकी बची थी और ना ही हिम्मत। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। उस 6वें लड़के ने जो मेरे कान में कहा, उसे सुनकर मेरे आंसू खुशी में बदल गए। सारा दर्द जैसे हवा हो गया। ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरह उसकी एक बात ने मेरे सारे जख्मों पर मरहम रख दिया था। मेरा नाम पूजा है और मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मेरा संबंध एक गरीब घराने से था, लेकिन भगवान ने मुझे शक्ल और अंदाज ऐसा दिया था कि हर कोई मुझे बहुत ही अमीर लड़की समझता था। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और मेरा बोलने का अंदाज और आवाज़ भी बहुत ही मीठी थी। मैं सिर्फ 15 साल की थी कि जब से ही मेरे लिए रिश्ता आना शुरू हो गए थे। लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी और अपनी माँ का सहारा बनना चाहती थी। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाया करती थी। हमारे घर सिलाई का काम देने के लिए ज़्यादातर अमीर औरतें आती थीं, जिनके दिल बहुत ही तंग थे। एक जोड़े के 100 रुपये देने में भी उनकी जान जाती थी। और यही देखते हुए मैंने सिलाई ना करने का फैसला किया था। मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूं। उन अमीर औरतों के महंगे महंगे कपड़े और जेवर देखकर मेरे अंदर भी बहुत सी इच्छाएं जन्म ले चुकी थी। मैं भी ऐसी ऐश की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। कभी कभी तो मैं सोचती कि ना जाने क्यों मैं इस गरीब घर में पैदा हो गई हूँ। मेरी उम्र कम थी,
इसीलिए माँ चाहती थी कि मैं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दूँ। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी, जहाँ आने वाली लड़कियाँ मुझ जैसी ही गरीब थीं, लेकिन वो लोग मुझे अमीर समझती थी। दरअसल अमीर औरतों के हमारे घर आने जाने की वजह से मैंने उनके अंदाज और भाषा भी काफ़ी हद तक सीख ली थी, और यही वजह थी कि मैं सब में बेहतरीन समझी जाने लगी थी। एक दिन मेरी स्कूल की सहेली ने बताया कि उसकी बहन एक बड़े पार्लर से काम सीख रही है और उसके बाद वो अपना पार्लर खोलेगी। इस काम में बहुत ही पैसा है। मुझे वैसे भी सजने संवरने का बहुत ही शौक था। ये सुनकर मेरे दिल में भी अरमान जागा कि मैं भी पार्लर का काम सीख लेती हूँ। घर में ही आराम से पैसे कमा लूँगी। अपने दोस्त के घर जाने का बहाना करके मैं उसकी बहन के साथ उस बड़े पार्लर में चली गई। मैंने सोचा था कि एक बार मैं काम सीखने की बात कर लूँ तो फिर माँ को बता दूँगी। पार्लर में काम सीखने की फीस तो बहुत ज़्यादा थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तभी वहाँ मौजूद एक मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे कहा कि तुम इतनी खूबसूरत हो, अपनी खूबसूरती के ज़रिए बहुत पैसा कमा सकती हो। पहले तो उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई, लेकिन फिर मेरे दिल में लालच आ गया। मैंने फ़ौरन पूछा कि क्या काम करना है। उसने बताया कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर फैशन शो में वॉक करनी है और इस काम के तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन फैशन शो के नाम पर मैं घर आ गई थी। उसकी बात सुनकर मैंने साफ इनकार कर दिया कि मेरी माँ कभी इस काम की इजाज़त नहीं देगी। वो कहने लगा कि तुम स्कूल जाने की बजाय शो के लिए यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। मैंने उसका फ़ोन नंबर ले लिया और घर लौट आई। सारा रास्ता मेरे दिमाग में उसकी बात गूंजने लगी। घर पहुंची तो माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो बुरी तरह से बुखार में तप रही थी। घर में खाने के लिए राशन भी नहीं था, तो माँ की बीमारी के लिए पैसे कहाँ से आते। माँ की हालत देखकर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं शो का काम ज़रूर करूँगी। उस दिन तो मैंने पास में पड़ोस से पैसे उधार लेकर माँ की दवा लाकर दे दी, लेकिन अगले दिन के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं स्कूल जाने की बजाय उस आदमी के पास पहुँच गई। ये बात मैंने अपनी दोस्त की बहन को भी नहीं बताई थी। वो आदमी मुझे एक जगह ले गया जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ पहले से ही मौजूद थीं। उसने मेरी मुलाकात शो के ऑर्गेनाइजर से करवा दी। वो मुझे अपने ऑफिस में ले गया और कपड़े उतारने को कहा। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। वो कहने लगा कि अगर काम चाहिए तो पहले तुम्हें ये सब करना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें काम दे सकूंगा। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि यहाँ आने वाली हर लड़की को पहले ये सब करना होता है। तुम्हें पैसे ही तुम्हारे जिस्म के ही दिए जाएंगे। तुम जैसी यहाँ कई लड़कियाँ रोजाना आती हैं, इसलिए ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम काम करना चाहो या नहीं। माँ की बीमारी, घर के हालात और बाबा के निधन के बाद से रिश्तेदारों का रवैया, इन सब बातों ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया था कि मैं उसकी बात मान गई। वो मेरे तन के हर हिस्से को अपने हिसाब से जांचने लगा और बहुत देर तक मुझे चेक करने के नाम पर मेरी हया रौंदने के बाद उसने ये कहकर मना कर दिया कि मैं उसके हिसाब से परफेक्ट नहीं उतरती। मैं जो बहुत देर से सब्र करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे पकड़ाए और कहने लगा कि अभी तुम बहुत कम उम्र की हो और हसीन भी हो, तुम चाहो तो और भी तरीके से पैसे कमा सकती हो। उसने मुझे अपना पर्सनल फ़ोन नंबर दे दिया और कहने लगा कि जब भी पैसों की ज़रूरत हो मुझे एक फ़ोन कर देना। मैं वापस अपने घर चली आई थी। उसके दिए हुए पैसे इतने थे कि माँ की दवाई और कुछ दिन का खर्च निकल आता, लेकिन काम मुझे नहीं मिल सका था। 15 दिन बाद मुझे दोबारा से पैसों की ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने उसे फ़ोन कर दिया। माँ का फ़ोन अब मेरे ही इस्तेमाल में था। उसने मुझे एक जगह पर बुलाया और जब मैं वहाँ गई तो पता चला कि वहाँ कोई शूट हो रहा था। उसके बाद उसने मुझे बहुत ही अजीब से कपड़ों का एक सेट दिया और कहने लगा कि तुम्हें ये फ़ोटो शूट करवाना है। वो कपड़े देखकर मेरा सर चकरा गया, क्योंकि वो कपड़े ना होने के बराबर ही थे। उसने मुझे 50,000 रुपये की ऑफ़र की थी। इतने पैसे तो शायद मैं 6 महीने में भी नहीं कमा सकती थी। मैंने अपने ज़मीर को मारा और पैसों की चमक के आगे अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो कपड़े पहनकर मैं कई मर्दों के आगे बैठ गई और वो लोग तरह तरह से मेरी तस्वीरें खींचने लगे।
कुछ देर तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब था। शर्म के मारे मैं नजरें नहीं उठा पा रही थी। फोटोग्राफर मुझे तरह तरह से बैठने को कह रहे थे। पहले तो मुझे अपने जिस्म में करंट दौड़ता हुआ महसूस हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे जैसे ये सब आम सा लगने लगा और बहुत आसानी के साथ मैं उन लोगों को पोज देने लगी। उस सूट के बाद 50,000 रुपये मेरे हाथ में आ गए थे और मैं खुशी खुशी घर लौट आई थी। माँ को यही मालूम था कि मैं स्कूल गई थी। जब इंसान भूखा होता है तो कभी कभी वो सही और गलत भूल जाता है। मैंने भी पेट पालने के लिए सही और गलत को भुला दिया। मैंने वो पैसे अपने बैग में छुपा दिए और धीरे धीरे खर्च करने लगी। माँ को मैंने यही बताया कि मेरी टीचर ने हमारे हालात देखकर मेरी मदद की है। हर 10 से 20 दिन बाद मुझे फ़ोटोशूट के लिए बुलाया जाने लगा और हर गुजरते दिन के साथ फ़ोटोशूट ज़्यादा से ज़्यादा बोल्ड होने लगा था। मगर अब मैं उन सब की आदी हो गई थी। मुझे यकीन था कि मेरी माँ को कभी इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस आदमी ने मुझे बताया था कि ये सारी तस्वीरें बाहर देशों में छपने वाले अखबारों में छपती है और इनका हमारे देश से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक दिन मैं फ़ोटोशूट से घर वापस लौटी तो माँ को बहुत ज़्यादा गुस्से में पाया। माँ के हाथ वो सारे पैसे लग गए थे जो मैंने पिछले 1 महीने में कमाए थे, और वो पूरे लाख रुपए थे। माँ ने वो नोट मेरे मुंह पर मारे और कहने लगी कि सच सच बता, तू क्या करके आती है। मैंने माँ से झूठ बोल दिया, लेकिन वो मेरी माँ थी, उसने मेरा चेहरा पढ़ लिया था। मजबूरन मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया। माँ ने मुझे बहुत मारा और मैं रोती रही। फिर जब माँ का गुस्सा ठंडा हो गया तो मेरे आगे बैठकर कहने लगी, पूजा, तूने ये क्या कर दिया? जिंदगी भर की इज्जत को मिट्टी में रोन दिया। तेरे बाप ने हमेशा इज्जत की रोटी कमाई है। तेरे बाप के मरने के बाद मैं लोगों के कपड़े सिलती रही, लेकिन कभी किसी गलत रास्ते पर मैंने कदम नहीं रखा। मैं भी जवान थी और हसीन थी। चाहती तो बहुत सारे गलत कामों के जरिए इतना पैसा कमा लेती कि तू और मैं आज एक अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे होते। लेकिन मेरे दिल में ईश्वर का खौफ था। मुझे सही और गलत का पता था और यही बात मैंने तुझे भी सिखाई थी। लेकिन पैसे की चकाचौंध ने तुझे अंधा कर दिया कि तू अपनी आबरू इज्जत वही लुटा आई, अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती रही। माँ मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी कि मैं तुझे भगवान का वास्ता देती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा ये काम मत करना। माँ ने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं वाकई में एक ऐसी दलदल में धंसती चली जा रही थी। मैं पेट भर खाना तो खा रही थी, लेकिन ज़िंदगी में पहले जैसे सुकून नहीं था। एक अजीब सा एहसास मुझे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और इस बात की भी खुशी थी कि बहुत जल्द इस गंध भरी दलदल से निकलने वाली थी। हालांकि आजकल बहुत सी लड़कियां फैशन शो में काम करने को अपना सपना समझती हैं, लेकिन वो फैशन किस काम का जिसमें औरत को अपने कपड़ों के साथ साथ अपनी आबरू और अपनी संस्कृति से भी हाथ धोना पड़े। मैंने माँ से वादा किया कि अब ये घिनौना काम नहीं करूँगी, मगर मैं भूल गई थी कि कुछ चीज़ें कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। मैंने अगले फोटो शूट के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन अब वो लोग मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे। मेरी कम उम्र में मेरा हुस्न बिक रहा था, इसलिए वो लोग मुझे ज़्यादा पैसों की ऑफर दे रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने उनसे जान छुड़ाई थी। हमने किराए का घर भी बदल दिया था। मैं स्कूल से घर और घर से स्कूल के सिवा अब कहीं नहीं जाती थी। लेकिन फिर एक दिन स्कूल से वापसी में एक सफ़ेद कलर की गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी और मुझे अंदर खींच लिया गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती मेरे मुंह को पूरी तरह दबोच लिया गया। वो 5 लड़के थे जो गाड़ी में मौजूद थे। सबके चेहरे पर नकाब थे। मैं बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी और गाड़ी पूरी स्पीड में शहर से बाहर निकलती चली गई थी। मुझे खींचते हुए एक जंगल जैसी सुनसान जगह पर लाया गया था। मैं अब तक समझ नहीं पाई थी कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। 5 फोन पर किसी छठवे को आने को कह रहे थे। उनके बीच इस बात को लेकर बहुत बहस चल रही थी। मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उनमें से एक मेरे करीब आया और उसने मेरा ऐसा हश्र किया कि मेरे लिए सांस लेना भी दुर्भर हो गया था। मैं रो रही थी और उससे मिन्नतें भी कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं एक शरीफ लड़की हूँ,
मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरी इस बात पर वो खिलखिलाकर हंसा और उसके बाद जो कुछ उसने कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने अपनी शर्ट में से एक मैगजीन निकालकर मेरे मुंह पर मारी, जिसे देखकर मैं शर्म से डूब गई। मेरी गंदी तस्वीरें मैगजीन के पहले ही पन्ने पर छपी हुई थी। वो कह रहा था कि बड़ी शरीफजादी हो, ऐसे कपड़ों में तस्वीरें खिंचवाकर मैगजीन के पहले पेज पर लगवाती हो और खुद को इज्जतदार कहती हो। मुझे ये वक्त याद आ रहा था जब मैंने पैसे की चमक में अपनी इज्जत खुद ही दांव पर लगा दी थी। ये सोचकर कि मेरी जान निकल रही थी कि अगर ये मैगजीन इन लड़कों के हाथ आ सकती है तो ना जाने कितने लोगों ने और किस किस ने देखा होगा। मुझे तो ये बताया गया था कि ये तस्वीरें कभी यहाँ नहीं छपेंगी, तो फिर ये कैसे इनके हाथ आ गई और किस तरह ये लोग मुझ तक पहुँच गए थे। मेरे गंदे कामों ने मुझे बर्बाद कर दिया था और एक के बाद एक वो लोग मुझे नौचते ही चले गए थे। शायद यही मेरे कर्मों की सजा थी। उनका चटवा साथी भी वहाँ आ गया था। वो मेरे पास आया, लेकिन उसने मेरे साथ कोई घटिया काम नहीं किया, बल्कि अपना कोट उतारकर मुझ पर डाल दिया। उसके बाद उसने जो कुछ मेरे कान के करीब होकर कहा वो सुनकर मेरे आंसू खुशी में बदल गए। वो 5 लड़के जा चुके थे। मैंने उनका चेहरा भी ठीक तरह से नहीं देखा था। उनके चेहरे पर नकाब था, लेकिन उस छठवें लड़के ने मुझसे अपना चेहरा नहीं छुपाया था। वो मुझे सहारा देकर सड़क तक लाया और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ कहीं ना कहीं उसमें भी उसकी गलती है। उसने बिना सोचे समझे ही मुझे एक ऐसे शिकारी के जाल में फंसा दिया जहाँ से निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही मेकअप आर्टिस्ट वरुण था, जिसने मुझे फैशन शो के ऑर्गेनाइजर से मिलवाया था। उसे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि इस फैशन शो की आड़ में किस तरह के घिनौने काम होते हैं। वो यही समझ रहा था कि सब लड़कियों की तरह मुझे भी कुछ देर रैंप पर वॉक करनी होगी और कुछ पैसे हासिल हो जाएंगे। लेकिन शो के ऑर्गेनाइजर की नीयत खराब हो गई थी और उसने फिर अपने दूसरे गंदे काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं भी गरीबी और माँ की बीमारी से मजबूर होकर उसकी बात मानती चली गई। जिस मैगजीन के ऊपर उसने मेरी तस्वीर छापी थी वो किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि हमारे ही देश में चलता था। अमीर और बिगड़े हुए लड़के ऐसे मैगजीन खरीदा करते थे। वो 5 लड़के भी ऐसे ही अमीर और बिगड़े हुए थे जो वरुण के दोस्त थे। उन 5 ने एक दिन मैगजीन वरुण को दिखाया जिस पर मेरी तस्वीर थी, तो वरुण मुझे पहचान गया और उसे बहुत दुख हुआ कि मैंने किसी गलत रास्ते पर कदम रख दिया है। वो जानता था कि मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरी मजबूरी मुझे ऐसी खाई में धकेल देगी। उसने गलती से उन 5 लड़कों को बता दिया कि वो मुझे जानता है। उसे नहीं मालूम था कि उसके दोस्त इस कदर गिर जाएंगे कि मेरा पता ढूंढ निकालेंगे और मुझे अगवा करके अपनी हवस का निशाना बना देंगे। मुझे अगवा करने के बाद उन 5 लड़कों ने वरुण को फ़ोन करके बुलाया था कि वो भी आकर अपना हिस्सा वसूल कर ले। वरुण ने उन 5 को सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी मुझे हाथ नहीं लगाए, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ। मेरे कपड़े भले ही छोटे हो गए थे, पर मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया था। लेकिन हवस उन पर पूरी तरह सवार हो चुकी थी और वरुण के आने से पहले ही वो 5 मुझे अपनी हवस का निशाना बना चुके थे। वरुण के आते ही वो लोग ये कहकर चले गए कि अब तुम जो चाहे इसके साथ कर लो। मेरी हालत देखकर वरुण को मुझ पर रहम आ गया था और साथ ही उसे इस बात पर अफसोस था कि कहीं ना कहीं इस सब के पीछे वो भी कसूरवार है। ना ही वो मुझे उस शो के ऑर्गेनाइजर से मिलवाता और ना ही मैं इतना आगे निकलती और ना ही वो अपने दोस्तों को ये बताता कि वो मुझे जानता है और मैं इसी शहर में रहती हूँ। ना ही वो मेरा पता ढूंढकर मुझ तक पहुँच पाते। वरुण ने करीब होकर कहा था कि अब तक जो कुछ हो चुका है वो सब मैं भूल जाऊं। आगे वो हमेशा मेरा साथ देगा और मुझे इस नर्क से निकाल लेगा। वो मुझसे शादी की बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि कोई भी मर्द कैसे ऐसी औरत को स्वीकार कर सकता है जो पूरी तरह लुटी हुई हो। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि हालात के सितम ने तुम्हें गलत फैसलों पर मजबूर किया था, लेकिन जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है और तुम अपने किए पर पछता रही हो, तो फिर मैं कौन होता हूँ तुम्हें सजा देने वाला। अगर आज मैं तुम्हें बेसहारा छोड़ दूंगा तो एक दफ़ा फिर ये दुनिया
तुम्हें उसी दलदल में धकेल देगी। ऊपर वाला तो माफ कर देता है, लेकिन दुनिया वाले इंसान के किए कर्म ना भूलते हैं और ना ही माफ करते हैं। वरुण ने हकीकत को जानते हुए भी मुझे अपना लिया था। उसने मेरी माँ से रिश्ते की बात कर ली थी और अगले ही दिन मेरे साथ शादी भी कर ली थी। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस तरीके से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पैसा कमा सकती हूँ। लेकिन कभी कभी हम इंसान पैसे की चकाचौंध में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि सही और गलत में फर्क भूल जाते हैं, और जब हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।